नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। इसके अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती लेक्चरर जीआईसी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम यानी जनरल स्ट्रेटजी, इसमें जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो समान अध्ययन का पेपर इन सभी में है। जैसे देखें तो आपका जीआईसी लेक्चरर में 40 प्रश्न जीएस के होंगे यानी जनरल स्टडीज़ के। एलटी ग्रेड में जो होंगे 30 प्रश्न जीएस के होंगे। उसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अंतर्गत इसमें सॉल्व पेपर जो दिया गया है इसे यहाँ देख सकते हैं। लेक्चरर यानी जीएससी लेक्चरर एग्जाम जो कंडक्ट कराए गए उनके पेपर का सॉल्यूशन है। असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न एग्जाम जो कराए गए उसमें पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। और टीचर एसटीआई एग्जाम यानी जो एलटी ग्रेड है, अभी एक ही बार हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, तो उसके जो पेपर उसका सॉल्यूशन इसमें दिया गया है, यानी सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। तो इसके अंतर्गत इसमें जो हम देखने जा रहे हैं वो जनरल स्टडीज यानी जीएस को देखेंगे, जो इन तीनों कॉमन एग्जाम यानी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, जीएससी लेक्चरर के और एलटी ग्रेड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जनरल स्टडीज का अंक है। हालांकि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट हिंदी में करके एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। इसके इंडेक्स का यहाँ देख सकते हैं। इसके इंडेक्स में क्या दिया गया है, यानी किस पेज पर कहाँ पर ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो चलिए पहले प्रश्न को इसमें देखते हैं जनरल स्टडीज या जीएस का। तो पहला प्रश्न देखें तो ये आपका है, हाउ मेनी टाइप ऑफ मैरिज वेयर देयर इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में कितने प्रकार का विवाह होता था। तो इसका सही आंसर बी है, 8 टाइप के जो है मैरिज थे एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में। इसमें देखें इसका एक्सप्लेनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन एंशिएंट इंडिया देयर वेयर 8 टाइप ऑफ मैरिज विच आर फॉलोइंग, यानी प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाह पाए जाते थे जो इनके थे। पहला देखें ब्रह्म मैरिज है, दूसरा देखें तो आपका जो है दैव मैरिज है, तीसरा देखें तो अर्श मैरिज है, चौथा प्रजापति मैरिज है, और पांचवा देखें तो गंधर्व मैरिज, छठवां देखें असुरा मैरिज है, और सातवां देखें राक्षस मैरिज है, और आठवां जो है पिचास मैरिज है। 8 प्रकार के मैरिज थे। आउट ऑफ दिस 8 टाइप ऑफ मैरिज द फर्स्ट 4 यानी ब्रह्म, दैव, अर्श और प्रजापति वेयर द कंसीडर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, यानी अच्छे जो विवाह था जिनको सुपीरियर क्वालिटी के रूप में इंडिकेट किया था। 4 प्रकार के थे, 4 इसमें निम्न कोटि के थे। यानी ऊपर के 4 देखें तो इसमें ब्रह्म मैरिज, दैव मैरिज, अर्श मैरिज और प्रजापति में ये जो है गुड क्वालिटी के थे, सुपीरियर क्वालिटी के। वाइल द रिमेनिंग 4 जिसमें गंधर्व विवाह, असुरा विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह वेयर कंसिडर्ड इन्फीरियर यानी कंडेम या निंदनीय मैरिज थे। नोट, UPHSC has considered option C as the correct answer in its preliminary answer key, यानी उस दौरान देखें तो यह परीक्षा जो है UPHSC जो हायर एग्जाम था उसको यह कराता था, उसमें C माना था, लेकिन बाद में यानी पहली आंसर के जारी किया तो उसमें C माना था। C का मतलब 6 प्रकार का है, बाद में संशोधित करके 8 प्रकार माना, तो ये 8 प्रकार के विवाह हैं। और संस्कार देखें जो प्राचीन भारत में है, आज भी संस्कार की उतनी ही प्रासंगिकता है। तो संस्कार हालांकि इसमें देखें तो ये प्रथम 4 जो हमने देखा सुपीरियर हैं और ये कंडेम प्रकार के थे। संस्कार जो है वो 16 प्रकार के संस्कार है। पहला जो संस्कार वो गर्भधान से शुरू होता है और आखिरी 16वां जो अंतिम संस्कार से जो समाप्त हो जाता है। तो 16 प्रकार के संस्कार हैं। आगे आएगा तो इस पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो ये पहला प्रश्न था इसका एक्सप्रेशन। और संस्कार का मतलब शुद्धिकरण होता है, यानी शुद्धिकरण जो है जैसा कि हम जानते हैं कि जो मानव शरीर है वो पंचतत्वों से निर्माण हुआ है, यानी जीवधारियों का जो शरीर है जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो शरीर मिला है वो मानव को मिला, ह्यूमन को मिला, वो 5 तत्वों से मिला है जिसमें मिलकर बना है। जिसमें देखें तो आपका यानी मिट्टी है यानी पृथ्वी है, जल है जो कि शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल का पाया जाता है, तीसरा इसमें देखें वायु है, चौथा अग्नि है, और पाँचवा जो है वो खाली स्थानों शरीर में जो होता है अंतरिक्ष आकाश पाया जाता है। 5 तत्वों शरीर का निर्माण हुआ है। और जो है शरीर में जो आत्मा है उसके देखें तो जो उसका निर्माण है वो 7 गुणों से यानी सप्तगुणी आत्मा है, 7 गुणों से निर्माण हुआ है। तो इसी का परिष्करण यानी शरीर को जो शुद्धिकरण है वो आत्मा के जो गुणों को बाहर निकालने का कार्य जो होता है वो आपका शुद्धिकरण संस्कार के अंतर्गत आते हैं, शुद्धिकरण होता है। हालांकि उसको जो है वह विकृत रूप में उसका स्वरूप जो है निंदनीय है। वह जिस उद्देश्य जिस टारगेट से प्राचीन भारत में दिया गया था वो सर्वश्रेष्ठ था, तो उसमें उसके विकृत फॉर्मेट को न देखते हुए उसके वास्तविक स्वरूप को देखा जाए, चाहे विवाह चाहे संस्कार हो, तो मानव जीव के कल्याण के लिए, मानव न बल्कि जीवों के कल्याण के लिए भी प्रासंगिक हो सकता है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर कंपेयर्ड द डांडी मार्च टू नेपोलियंस पेरिस जनरल, यानी कौन सा जो है इंडियन नेशनलिस्ट लीडर यानी भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता को इनमें पूछा जा रहा है कि उसने डांडी मार्च की, यानी गांधी जी द्वारा जो डांडी मार्च किया गया तो उसका नेपोलियन के पेरिस जर्नी से किया है। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जी हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जिनके राजनीतिक गुरु देखें तो वह CR दास जी, जिनको देशबंधु के नाम से जानते हैं, जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्ररंजन दास जी ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना अपने यहीं प्रयागराज इलाहाबाद में किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में देखें तो यह इसका एक्सप्लेनेशन देखें। महात्मा गांधी बिगिन हिज फेमस डांडी मार्च ऑन मार्च 12, 1913, यानी 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध डांडी मार्च शुरुआत किया था। ये भी एग्जाम पूछता है। सेट आउट विद द सिलेक्टेड कंपनीज फ्रॉम साबरमती आश्रम, यानी साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, टू प्रोटेक्ट थ्रू सत्याग्रह आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी ऑफ 24 डे, यानी 24 दिनों शुरुआत किया था 12 मार्च 1930 को इन्होंने, और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद ही सिम्बॉलिकली ब्रोक द साल्ट लॉ इन डांडी ऑन अप्रैल 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को क्या किया इन्होंने? डांडी में जो है नमक बनाकर कानून को तोड़ा। देयर बाय फॉर्मली लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से किया, नमक कानून को तोड़कर। बाय ब्रेकिंग द साल्ट लॉ, सुभाष चंद्र बोस कंपेयर्ड गांधीज कंपेनियन टू नेपोलियन कंपेनियन फ्रॉम द एल्वा टू पेरिस। याद रखें, एल्वा टू पेरिस नेपोलियन क्या था, और इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो कि नेता जी के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन द मोनोजेटिक सेट। मोनोजेटिक सेट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? उससे ये थोरियम है। यह भारत में सर्वाधिक मात्रा में थोरियम पाया जाता है। यूरेनियम, थोरियम इत्यादि जो है, यूरेनियम ये देखें तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और थोरियम भी रेडियो एक्टिव है, और ये दोनों ही देखें तो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर या एटम बम इत्यादि में प्रयोग किए जाते हैं। साइंस से संबंधित प्रश्न यह रहा। चलिए इसको देखते हैं। तो मोनोजाइट सैंड, मोनोजाइट जो बालू है, मोनोजाइट सैंड है, कंटेंट्स थोरियम मोनोजाइट। इट्स ए रेडिश ब्राउन फॉस्फेट मिनरल along with the thorium. Monazite sand also contained lithium and cerium. Large deposits of monazites are found in the coastal area of Kerala. यानी बहुत बड़ी मात्रा में जो डिपॉजिट है या जो भंडार है वो भारत में कहाँ पर पाया जाता है? कोस्टल एरिया ऑफ केरला में पाया जाता है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन रहा। What was the name of the new rift that was decided to use in place of the old rift in India 1857? तो इसका सही आंसर सी है, एनफील्ड राइफल है। यानी व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यू राइफल, सॉरी ये राइफल है हमने रिफ्ट का, न्यू राइफल दैट वाज डिसाइडेड टू यूज टू प्लेस ऑफ द ओल्ड राइफल इन इंडिया। यानी जो एक क्रांति की जो प्रारंभिक शुरुआत इसी से मानी जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। तो इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से, और इस इनफील्ड राइफल का प्रयोग क्यों यह इसके विद्रोह का कारण बना, तो इसमें देखते हैं। इन 1857 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस द ओल्ड आयरन गन, इसका नाम क्या था, ब्राउन बेस, विद द न्यू इनफील्ड राइफल। ट्रेनिंग फॉर इट्स यूज, यानी इसके यूज में किस प्रकार ट्रेनिंग की थी? इन दमदम, अम्बाला एंड सिलकोट में इसके यूज की अनुमति दी गई। वाज दी प्रोवाइडेड इन न्यू राइफल, द अपर पार्ट ऑफ द कार्ट्रिज हैड टू बी बीटेन अप। As a result, a rumor spread in the Bengal army that the cartridge contained fat the cow and pigs. यानी इसमें कहने का मतलब, जब यह पुरानी जो राइफल थी ओल्ड आयरन गन, जिसको ब्राउन बेस करते इसके इनफिल्ड राइफल लाई गई, इसमें अफवाह फैली कि जो इसका जो कारतूस था उसको दांत से काटना पड़ता था, और इसमें जो है गाय और पिग, सुअर की जो है वो चर्बी थी इसमें। यानी बिटेन ऑफ द रिजल्ट रूमर स्प्रेड इन द बंगाल आर्मी। विदाउट इन्वेस्टिगेशन दिस रूमर मिलिट्री ऑफिसर इमीडिएटली डिनाई इट। यानी बगैर इसके जांच के जो है मिलिट्री अफसर जो थे इसमें थे, उन्होंने तुरंत इसको जो है इसमें प्रयोग करने से इनकार किया। हाउएवर द सोल्जर्स बिकेम कन्विंस्ड दैट यूज ऑफ द स्पाइट कैरेज वाज द डिलिबरेट अटेम्प्ट टू करप्ट देयर रिलीजियंस। यानी उससे उनको ये लगा कि मेरा धर्म जो इससे भ्रष्ट होगा। दिस इवेंट बिकेम द इमीडिएट काज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ द 1857। यही जो कारण है वह तत्कालिक घटना बनी 1857 की क्रांति की। तो इसका मतलब यह इसमें ध्यान रखना है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यू राइफल। न्यू राइफल का नाम क्या था? इनफील्ड राइफल था, और इसके जगह पुरानी राइफल यदि पूछ देता है तो पुरानी राइफल आपको याद रखना है को ओल्ड आयरन गन थे जिसका नाम ब्राउन बेस था, और यह कारण इसमें रहा। चलिए पांचवें प्रश्न देखते हैं। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर वाज द रंग दर्पण ट्रांसलेट इनटू पर्शियन। यानी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच, यानी कि पूछ रहा है कि किस राजा के समय में जो है रंग दर्पण का ट्रांसलेट पर्शियन भाषा में किया गया, तो बी है फिरोज शाह तुगलक के समय में। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक रंग दर्पण वाज ट्रांसलेट इनटू पर्शियन बाय
फ़कीरुल्लाह यानी किसने किया था? फ़रीकुल्लाह। द ओरिजिनल नेम ऑफ रंग दर्पण वाज मनाकुतुहाल विच वाज compiled by the King मान सिंह तोमर of Gwalior. This book shed light of various aspects of the music system that era. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो यानी पंच यानी राग दर्पण जो इसका ट्रांसलेट पर्शियन में किया किसके समय में हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। और कौन किए थे पर्शियन में? फ़कीरुल्लाह जी ने किया था। ओरिजिन नेम इसका राग दर्पण है। और वादी यह जो है आपका मनाकुत्थल यानी ओरिजिनल राग दर्पण का जो आपका है मनाकुत्थल है विच आप कंपाइल्ड बाय द यानी ये जो था किंग मान सिंह तोमर थे जो ग्वालियर के इनकी देखें बुक सेड लाइट ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिकल सिस्टम। इसमें जो है उस समय के बहुत से जो म्यूजिकल सिस्टम की बात इसमें दी गई है उस समय की। छठा, हु रोट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द 2 वॉल्यूम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूलर। यानी ब्रिटिश के समय जो देखें तो कौन जो थे यानी हु रोट कौन लिखे द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत का जो आर्थिक इतिहास कौन लिखा? 2 वॉल्यूम, ध्यान रखना है 2 वॉल्यूम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसके 2 वॉल्यूम कौन लिखे? रमेश चंद्र दत्त जी ने लिखे। इसको चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज रिटेन रमेश चंद्र दत्त जी ने लिखा। बाल गंगाधर तिलक रोट गीता रहस्य यानी बाल गंगाधर जी ने क्या लिखा? गीता रहस्य। एंड दादा भाई नौरोजी रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो दादा भाई नौरोजी जी हैं देखिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने कौन सी अपनी बुक लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है। और बाल गंगाधर तिलक जी को देखें तो गीता रहस्य लिखा है। जबकि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो लिखे हैं वह रमेश चंद्र दत्त जी ने लिखा है। तो ये तीनों आप इसमें देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सातवां देखें, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन इंक्लूडेड। यानी इलेक्शन से कौन सा इंक्लूडेड पार्ट है भारतीय संविधान का? तो डी है पार्ट देखें तो 15 है। पार्ट 15 जो ये है इलेक्शंस यानी चुनाव से संबंधित है। तो इसको इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंडर पार्ट 15 वाज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शंस आर इंक्लूडेड फ्रॉम आर्टिकल 342। यानी जो यह है भाग 15 है। देखिए भारतीय संविधान को मिलाकर 22 भाग हैं तो उसमें 15वां भाग जो है वो इलेक्शन संबंधित है। और उसमें जो संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद है वो 324 है। यानी 324 से लेकर 339 तक में वह चुनाव की बात की गई है। जबकि देखें भाग 4, ये भाग 4 देखें पार्ट 4 डील्स दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP राज्य केंद्रीय तत्व जो है वो भाग 4 में है। और जबकि भाग 4 क ए कहेगा तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा। यानी भाग 4 ए या क पूछेगा तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे। पार्ट 8 देखें यानी 8वां भाग देखें तो डिस्कशन यूनियन टेरिटरी यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में चर्चा की गई। 9वें भाग में देखें तो 9वां भाग पंचायती राज है। यानी संविधान के भाग 9 में क्या है? पंचायती राज है। 9वें का क पूछेगा तो आपका जो हो जाएगा वह नगर निगम संबंधित है। और 9 ख जब पूछेगा तो सहकारी समितियों संबंधित हो जाएगा। चलिए देखें व्हेन डिड द फर्स्ट रूरल बैंक कम इनटू एग्जिस्टेंस इंडिया। यानी भारत में देखें तो कब जो है रूरल बैंक अस्तित्व में आया था? तो सी 1975 में। यानी ग्रामीण बैंक जो 1975 में भारत में अस्तित्व में आया था। इसको देखें द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर 1975 में। एंड वाज नेम्ड प्रथम बैंक इसका नाम रखा गया। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू ब्रिंग बैंकिंग सर्विसेज टू रूरल पॉपुलेशन। यानी इसका जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है यानी रूरल पॉपुलेशन ग्रामीण आबादी में जो है बैंकिंग सेवाओं की सेवाएं देना है। स्पेशली इन रिमोट एरिया यानी जो दूर दराज के क्षेत्र थे वेयर बैंकिंग फैसिलिटी वेयर अनअवेलेबल जहाँ बैंकिंग फैसिलिटी अनुपलब्ध थी। नोट है कि UPHES हैज कंसीडर ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर। यानी प्रारंभिक जो उत्तर कुंजी जारी किया उसमें डी दिया था 1976 जबकि 1975 वास्तव में है। 9वें प्रश्न देखें व्हाट डज ज़ॉम्बी लेंडिंग रेफर टू अमंग द फॉलोइंग। यानी ज़ॉम्बी लेंडिंग जो है यानी इकोनॉमिक्स में है किसको रेफर करता है, किसको संदर्भित करता है? इसमें दिया गया विकल्प आपके हैं। तो इसका सही आंसर डी है। डी यहाँ पर दिया लेंडिंग टू बिजनेस ग्रुप whose interest coverage ratio for the entire group is less than 1. Explanation देखें among the given option D is the correct answer to question ज़ॉम्बिक डेब्ट। यानी जो ज़ॉम्बिक डेब्ट या उधार है या ऋण है रेफर टू डेब्ट गिवन द बिजनेस ग्रुप दैट इन्वॉल्व हाई रिस्क। यानी एक हाई रिस्क ज़ॉम्बिक डेब्ट होता है। लेंडिंग बारोवर
whose interest coverage ratio is less than 1 are classified as zombie borrower। यानी जो इसमें है आपका बारो whose interest coverage ratio is less than 1, यानी इसका जो रेशियो होता है वो लेस दैन 1 होता है। तो लेस दैन 1 आपका यहाँ देख सकते हैं कि वो डी विकल्प में रहा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर देखें तो जो इकोनॉमिक्स संबंधी डी इसका रहा। 10वें प्रश्न है कि आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर, इसमें डी है राइट ऑफ एजुकेशन है, जो कि देखें 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको ऐड किया गया था। यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा देखें तो इसमें जो है वो फंडामेंटल राइट यानी जो मौलिक अधिकार हैं उसके अंतर्गत जो संविधान में यानी जो देखें तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसमें प्राण औद्योगिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें जो 21 ये है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और राइट टू एजुकेशन संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है फंडामेंटल जो आपका ड्यूटीज उसमें भी 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य इसी के अंतर्गत। और डीपीएसपी राज्य के निश्चित तत्व में देखें तो अनुच्छेद 45 में भी इसको सब्स्टिट्यूट किया गया, जोड़ा गया था। तो देखें इसमें आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन RTE, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में इसको भारतीय संसद द्वारा इसको लाया गया। तो मौलिक अधिकार ये बना राइट टू एजुकेशन। थ्रू द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 2002 primary education was made fundamental right. A new article 21A was added to part 3rd of constitution which mandate that the state shall provide free and compulsory education to all children in the age group 6 to 14 years। यानी इसमें जो है यह संविधान के भाग 3 में जो है जिसमें फंडामेंटल राइट दिया गया है उसमें मैंडेटरी रूप से इसमें राज्यों को यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए वह कंपल्सरी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की प्रावधान किया गया। चूँकि इसमें देखें जो फंडामेंटल राइट होते हैं इस संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट है मौलिक अधिकार दिए गए वो नागरिकों को स्वतः प्राप्त हैं, जबकि डीपीएसपी जो है वो संविधान देखें जो आपका डीपीएसपी है भारतीय संविधान में वो नागरिकों को स्वतः प्राप्त नहीं बल्कि वो सरकार का कर्तव्य है कि वो उस पर कानून बना करके नागरिकों को उपलब्ध कराएं, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना वो डीपीएसपी राज्य के निश्चित तत्व में नहीं रहे जो कि संविधान के भाग 4 में निहित किए गए। संविधान के भाग 4 हमने देखा था कि डीपीएसपी यानी राज्य की निश्चित से संबंधित जो संविधान के भाग 36 से लेकर के आपका 51 तक दिया गया है। 11 नंबर देखें तो मैच द आइटम इन लिस्ट फर्स्ट विद द करस्पॉन्डिंग आइटम इन लिस्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ लिस्ट दिया गया है, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड है, इसमें पर्सन है, प्लेस ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है यानी व्यक्ति हैं और वो प्लेस यानी किस स्थान और किस संगठन से संबंधित है इसमें दिया गया है। तो इसमें देखें जगजीत पवाड़िया देखें, इसके बाद डॉक्टर प्रतीक उमंग, कल्पना कोचर, आयशेक हरजोग, यह संबंधित जो है कहाँ पर है इसको देख सकते हैं। सॉरी यहाँ पर देखें तो आपका जो दिया गया 11 नंबर मैचिंग कराना है, यहाँ लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड, यहाँ पर पर्सन व्यक्ति हैं और प्लेस ऑर्गेनाइजेशन यानी स्थान और संगठन के संबंधित व्यक्ति के नाम देख सकते हैं। ये व्यक्ति आपके जगजीत पवाड़िया जी हैं, डॉक्टर प्रतीक एमोथ हैं, कल्पना कोचर हैं, आयशक हरजोग हैं। तो इसका सही आंसर डी है। डी होने का मतलब यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन डिटेल में यहाँ दिया गया है। तो डी का मतलब ये रहा कि आपका जो है 43-21 से इसको आप मैच कराएंगे, 43-21 ही रहेगा, यहाँ मैच करा कर दिया इस लिस्ट में एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये आपका लिस्ट फर्स्ट पर्सन जिसमें लिस्ट सेकेंड प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, तो जगजीत पवाड़िया देखिए इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी INCB से संबंधित है। डॉक्टर प्रतीक एमो देखें WHO इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। कल्पना कोचर देखें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से संबंधित है और आशिक और देखें रिसर्च से संबंधित हैं। Who won the first gold medal in the Tokyo Olympic 2020 held in 2021? यानी देखें टोक्यो ओलंपिक जो ग्रीष्म ओलंपिक था जो 33वां ओलंपिक आयोजित किया गया था टोक्यो में, 32वां आयोजित किया गया था, प्रेजेंट 33वां इसमें आयोजन किया गया था। तो ओलंपिक जो 2020 वास्तव में 2020 ओलंपिक था लेकिन 2021 में कराया गया था। तो इसमें देखें हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल, तो इसमें जो चाइना के यांग क्वान जो है ये फर्स्ट गोल्ड मेडल इसमें जीते थे। एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं यहाँ पर, द टोक्यो ओलंपिक 2020 बिगिन ऑन जुलाई 23rd 2021 इन जापान। द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ द टोक्यो ओलंपिक वाज वन द चाइना young shooter Yang Quan won the gold medal in the women's 10 meter
एयर राइफल इवेंट द 2024 ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड इन पेरिस। सॉरी, इसमें जो है लेटेस्ट जो अभी 2024 में पेरिस में किया गया था, ये 33वां था, और 32वां जो है वह जापान में किया गया था, जिसमें देखें तो भारत के जो स्टार भाला फेंक जो आपके हैं नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन पेरिस ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो यह जो आपका रहा यानी हु वन दी फर्स्ट गोल्ड मेडल, उस दौरान के लिए यह ज़्यादा प्रासंगिक करंट अफेयर्स था। तो 2021 में ये प्रश्न यानी पेपर कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें यांग क्वान जो थे ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत था। तो करंट अफेयर्स जो है आज का करंट अफेयर्स कल के लिए हिस्ट्री बन जाएगा। तो वो करंट अफेयर आपका पूछता है तो यह हिस्ट्री के रूप में या पूर्व घटनाओं के रूप में पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स के रूप में वर्तमान घटनाओं को कवर किया जाएगा। फिर देखें, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द चाइना 70+1 एसजीटी इन मई 2021, ये भी करंट अफेयर्स है। तो सी है लिथुनिया जो इसमें है। इन विच फॉलोइंग कंट्रीज सेपरेटेड यानी अपने को अलग किया इटसेल्फ फ्रॉम द चाइना 17+1 यूनिवर्सिटी से, यह है क्या, तो लिथुनिया इसमें अलग अपने आप को कर लिया। दिस 17+1 यूनिवर्सिटी चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इज ए चाइना लेड फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश इन 2012 in Budapest with the aim of enhancing cooperation, investment and trade between Beijing and member countries of Central of Eastern Europe in May 2021। लिथुनिया देखें, ये बाल्टिक कंट्री लिथुनिया है। सेपरेटेड itself फ्रॉम द चाइना 17+1 अलायंस आफ्टर विच आ फ्रेमवर्क कंपोजिशन बिकेम 16+1 हो गया। लिथुनिया के अलग होने के बाद यह 16+1 हो गया है। तो यह है क्या, 17+1 इनिशिएटिव क्या है, जिसमें चाइना और सेंट्रल एंड ईस्टर्न, चाइना और केंद्रीय और ईस्टर्न यानी पूर्वी यूरोपीय देशों का एक संगठन है, जिसके लीड जो है चाइना लेड फ्रेमवर्क, इसको इस्टेब्लिश 2012 में किया गया था बुडापेस्ट में, जिसको चाइना इसको लीड करता है। इसके बाद देखें, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है 23 जनवरी को जो है भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कौन सी मिनिस्ट्री मना रही है, कल्चर हैज अनाउंस्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज अनाउंस्ड दैट नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी January 23 will celebrate the पराक्रम दिवस। नेताजी was born in 23 जनवरी 1897 in कटक, now in उड़ीसा, यानी जो कटक में इनका जन्म 23 जनवरी 1997 में हुआ था, 1897 में हुआ था। उस दौरान देखें तो 1897 में देखें तो आपका 1893 में जो है, इसी दौरान जो भारत के महान जो धार्मिक अग्रगुरु जो है स्वामी विवेकानंद जी जो शिकागो में सम्मेलन करते हैं, वहाँ पर जो धर्म संसद में भाषण देते हैं, उसी दौरान घटना है। और उस वक्त जो है नेताजी सुभाष चंद्र जी का जन्म होता है। और जनवरी में बात करें तो 12 जनवरी को जो है वह विवेकानंद जी का जन्म होता है, और उस दिन विश्व युवा दिवस यूएन द्वारा घोषित किया गया, जबकि पराक्रम दिवस जो है भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता के रूप में इनको जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी को, जो कि देखें ICS यानी उस दौरान ICS परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भारतीय क्रांतिकारी भारत की आज़ादी के लिए अपना जो है उससे त्यागपत्र दे करके सर्वप्रथम गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी इनको जो है चितरंजन दास के पास भेजते हैं, और चितरंजन दास इनके राजनीतिक या पॉलिटिकल गुरु बनते हैं। तो पराक्रम दिवस को आप याद रखें, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस 23 जनवरी को उनका जन्म दिवस हुआ था, यानी जन्म हुआ था 1897 में कटक में, अब ये उड़ीसा में है। तो इन्हीं के जन्म पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नंबर यहाँ देख सकते हैं, दी सबरी संकल्प योजना उत्तर प्रदेश वाज लॉन्च विच वा दी फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी सबरी संकल्प योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, तो ये है फॉर एलिमिनेट न्यूट्रिशन यानी जो है कुपोषण को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं, इन 2017 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द सबरी संकल्प अभियान टू कम्बैट मल न्यूट्रिशन, यानी मल न्यूट्रिशन कुपोषण से युद्ध करना या समाप्त करना। इनिशिएटिव दिस स्कीम वाज लॉन्च 39 डिग्री यानी 39 डिस्ट्रिक्ट यानी 39 डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश में। अंडर दिस स्कीम द अमाउंट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी अकाउंट, यानी इस स्कीम के तहत जो अमाउंट है धन है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है जो लाभार्थी के अकाउंट में। थिंकिंग इज टीचिंग, थिंकिंग इन टीचिंग एक क्या है, प्रॉब्लम सेंटर है, यानी प्रॉब्लम सेंटर्स जो थिंकिंग इज टीचिंग यानी सोचना जो शिक्षा है वो क्या है, प्रॉब्लम सेंटर्ड है। इसके बारे में देखें थोड़ा एक्सप्लेनेशन, तो आपका ये बनता है, इन थिंकिंग लेवल टीचिंग द टीचर इनहेंस द students thinking, reasoning and imagination to that they can solve their problems through memory and intellectual ability. Teaching at the thinking level to problem center at the level the teacher presents a challenge problem to children and gives them time to think independently about it at this level.
क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप, यानी ये शिक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है, जिसको आप ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ अरेंजमेंट करा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस टू सीक्वेंस एंड सेलेक्टेड करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पर दिया गया है सब जानकारी इसमें,